नमस्कार। कक्षा अष्टम के लिए YouTube पर पाठ्यपुस्तक से पहला पाठ, इससे पहले जब आप यहाँ थे तो 4 पाठ आपका पढ़ाया जा चुका था। अब 5वां पाठ हम आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो मैं पहले आदर्श वाचन करूंगा और उस आदर्श वाचन का आप अनुकरण वाचन करेंगे। मैं बार बार सभी कक्षाओं में हमेशा एक चीज जरूर कहता हूं कि हिंदी सिर्फ विषय नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है और इस कला को आप हिंदी पढ़ते पढ़ते आसानी से अपने भीतर ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले आदर्श वाचन को ढंग से सुनना है। आज जितना हिस्सा मैं पढ़ाऊंगा उसका आदर्श वाचन पहले करूंगा। आप जब वीडियो YouTube पर खोलना तो पहले इसको सुनना ध्यान से, श्रवण कौशल विकसित होगा जब सुनेंगे आप, और सुनने के बाद फिर आप इसका वाचन करना, तो इससे वाचन कौशल भाषण कौशल दोनों विकसित होगा और बोलने से फिर लिखने की इच्छा जाहिर होती है। इसलिए आपके भीतर का सोया हुआ लेखक भी जागृत हो सकता है। इस प्रकार से लेखन कौशल भी आप में विकसित होगा। तो अभी मैं आदर्श वाचन कर रहा हूं, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहां दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्रों को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, उर्दू कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक के पत्र का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाल दी जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेल और तार में से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए।
विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोक लगाया है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये आज का जो अतिथि कार्य है, आज जो पढ़ाया जाएगा वो ये है। तो ये आदर्श वाचन था, इसका आपको अनुकरण करना है। हिंदी में बहुत कुछ बच्चों आपको उसका भाव आशय ये पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया आता है। आप इस स्तर पर हैं, अष्टम कक्षा के छात्र हैं। मैं चाहता हूं कि इन्हें समझाते समझाते आपको व्याकरण की उन दुरूह रास्तों को अत्यंत सरल करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे आप उन रास्तों की कठिनाइयों को आसानी से समझ सकें और आगे बढ़ सकें। है क्या कि आपको परिभाषाएं व्याकरण के सभी व्याकरण में लगभग हर चीज आपको पढ़ाई जा चुकी है और सबकी परिभाषा आती है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए ये क्या है, ये क्या है, पेन व्याकरण के दृष्टि से बताइए, तो आपको बताना कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रयोग के अभाव में आप उन चीजों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए प्रयोग के अभाव में ये बताना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, आप बगले झांकने लगोगे। तो इसलिए मैं हंसी हंसी में, खेल खेल में, पढ़ते पढ़ते, खेलते खेलते आपके भीतर यह स्वभाव लाना चाहता हूं कि आप कहीं भी रहें, व्याकरण की विविध कोटियों की विवेचना करते रहें। जैसे आप खेल खेल रहे हैं, आप खेल खेलिए कोई भी। अब आप 5-7 बच्चे हैं, आप बन गए, कह दीजिए मैं राम हूं, किसी से कह दीजिए कि आप रावण हैं, किसी को लंका बनाइए, किसी को कुछ बनाइए। अब उसके बाद जो राम क्या है, तो राम एक संज्ञा है, राम पुल्लिंग है। राम संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, तो संज्ञा को सिर्फ 3 भागों में बांट करके इनकी विवेचना कीजिए। संज्ञा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, सिर्फ 3 भागों में। आपने बचपन 5वीं कक्षा तक 5 भेद पढ़े, उसमें द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ये भी इसी में समाहित हो जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो व्यक्ति विशेष का बोध कराए, ऐसी संज्ञा जो व्यक्ति विशेष का बोध कराए। जातिवाचक संज्ञा का मतलब जो एक समूह या जाति का बोध कराए, और भाववाचक संज्ञा का मतलब है जो भाव का बोध कराए। तो इन्हीं तीनों में आपको संज्ञा का परिचय प्रस्तुत करना है। आज 10 संज्ञा पद आपको ढूंढने होंगे।
मैं यहां पर कुछ संज्ञा पदों का परिचय दे रहा हूं, आप उसको समझ करके उसी हिसाब से आप बाकी संज्ञाओं का परिचय करिएगा। जैसे पत्र शब्द है, तो पत्र क्या है? संज्ञा है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो पत्र संज्ञा है। तो हम यहां पत्र के सामने लिखेंगे संज्ञा। कौन सी संज्ञा है ये? तो पत्र जातिवाचक संज्ञा है। पत्र जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि पत्र का नाम लेते ही दुनिया भर के जितने पत्र हैं, चाहे कोई उनको खत कहे, चाहे कोई लेटर कहे, चाहे कोई ताड़ित कुछ कहे, काड़ित कहे, ये सब पत्र हैं। इनकी एक कोटि, एक समूह बन जाएगी तो एक जाति हो जाती है। तो संज्ञा के बाद जातिवाचक संज्ञा। लिंग में पुल्लिंग होगा, अकारांत है तो पुल्लिंग होगा। पत्र लिखता हूं, अगर पुरुष लिखेगा तो लिखता है, स्त्री लिखेगी तो लिखती है, लेकिन पत्र पुल्लिंग है, पुल्लिंग। और ये बहुवचन है। तो इस प्रकार से आपको पत्र की कोटि और इसके व्याकरण की कोटियों में मैंने अभी एक पत्र को किया, अभी आगे मैं कुछ और बताऊंगा। और आपको 10 संज्ञा शब्द इसमें से ढूंढने होंगे, उनका परिचय देना होगा। तो पत्रों की दुनिया अजीबो गरीब, अजीबो गरीब समासिक शब्द है। अजीब और गरीब, अजीब तो ये द्वंद्व समास है। और उसकी उपयोगिता, उपयोगिता शब्द में उपसर्ग भी है, मूल शब्द भी है और प्रत्यय भी है। तो उप उपसर्ग है, योग मूल शब्द है, इता प्रत्यय है। इस प्रकार से उपयोगिता शब्द बना। तो पत्रों की उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्रों का उपयोग जो है हम बहुत समय से, प्राचीन काल से करते आए हैं और आज भी उसकी उपयोगिता है। वह संचार का आधुनिकतम साधन है। साधन संज्ञा हुआ और आधुनिकतम विशेषण हुआ। और यह उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है। आधुनिक मूलावस्था, आधुनिकतर उत्तरावस्था, आधुनिकतम सुपरलेटिव डिग्री, आधुनिकतम साधन है। यह विशेषण शब्द है। अंग्रेजी में इसी को हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहां दे सकते हैं? सच बात है, पत्र में जो संतोष है वह फोन और एसएमएस के संदेशों में नहीं है। क्यों? कि फोन और एसएमएस में तो सीमित बातें हो सकती हैं, हम अपनी भावनाओं का उद्गार उसमें नहीं रख सकते हैं। लेकिन जब पत्र लिखते हैं तो उसमें हमारी भावनाएं भी शामिल होती हैं। इसलिए जो संतोष पत्र से प्राप्त होता है वह फोन या एसएमएस के संदेशों से नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य, आज हमने पत्र की कला को छोड़ करके और हर समय जो है फोन से एक दूसरे तक संदेश पहुंचा देते हैं और इस कारण से हमारी भावनाएं मर रही हैं और आज लोग हृदयहीन हो गए हैं। बच्चों को माता पिता की कुशल क्षेम मिल गई और अपनी डिमांड पत्र के माध्यम से दे दी। बड़ों को यह पता लग गया कि बेटा मेरा, बच्चा मेरा, लड़की मेरी सब सुखी थी और उनकी डिमांड को पूरी कर दी, यहां तक सीमित हो गई। लेकिन जब पत्र लिखते हैं तो पत्र में माँ लिखती है तो बच्चे के लिए वो अपनी भावनाएं उड़ेल देती है, पिता लिखते हैं तो बच्चों के लिए अपनी भावनाएं उड़ेल देते हैं और बच्चे लिखते हैं तो वो भी अपनी भावनाएं उड़ेल देते हैं। इसलिए पत्र लेखन होना चाहिए, जरूर जरूर होना चाहिए। जब आप फिर से स्कूल में आएंगे तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को जरूर लिखिए पत्र और उनसे आग्रह कीजिए कि वो आपको पत्र लिखें। तो इसलिए पत्रों में जो संदेश है वह एसएमएस और फोन में नहीं है।
पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, नया क्रम शुरू करते हैं, नई श्रृंखला शुरू करते हैं। किसकी? राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम जो विवाद होते हैं, तमाम बहसें होती हैं, अब तो टीवी चैनलों पर होने लगी, लेकिन पहले किसी साहित्यकार का पत्र यदि किसी दूसरे साहित्यकार ने पढ़ा तो उसमें उसने समालोचना की, उसकी अच्छाइयां, उसकी कमियां लिखी, उसके बाद उसको भेजा। राजनीति के क्षेत्र में भी यही होता था, कला के क्षेत्र में भी यही होता था। तो तमाम घटनाओं की जड़ यानी मूल पत्र होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। दुनिया में बहुत सारे साहित्य पत्रों के ही साहित्य हैं। तो केंद्र शब्द मूल शब्द है, केंद्र इत्र, केंद्रित, अंग्रेजी में कहेंगे सेंट्रलाइज्ड, हिंदी में केंद्रित, यानी इसी के इर्द गिर्द, इसी की परिधि में चारों साहित्य की चीजें घूमती हैं। केंद्र क्या होता है? केंद्र परिधि का मूल होता है। वैसे पत्र को जब केंद्र कह दिया गया तो पत्र क्या है? यह तमाम साहित्यों का केंद्र है। पत्रों का भाव सब जगह एक है, भले ही उनके नाम अलग अलग हैं। पत्रों के नाम दुनिया की विविध भाषाओं में अलग अलग हैं, लेकिन भाव एक है। अब देखिए किस भाषा में क्या नाम है। तो पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, अंग्रेजी में पत्र, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कारित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र क्या करते हैं? हमारी यादों को सहेज कर, संभाल कर रखते हैं, जो फोन और एसएमएस से नहीं हो पाएगा। फोन और एसएमएस को हमें डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन पत्र हम संभाल के रख देंगे। अपने प्रियजनों का पत्र कोई फाड़ता थोड़ी है। और फिर कभी भी जब हमने उसको पत्र को पढ़ा तो हमें वो भावना, वो चीज याद आ जाएंगी, वह क्षण स्मरण में आएगा, पत्र लिखने वाला स्मरण में आएगा, घटनाएं स्मरण में आएंगी, पुरानी चीजें हमारे सामने सजीव हो उठेंगी। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्र का अपना दायरा है। दायरा यानी परिधि। और हर आदमी अपनी, हर कोई बच्चा बड़ा कोई भी हो, उसकी अपनी कला है, अपनी शैली है, अपना ढंग है पत्र लिखने का। कोई सब एक दूसरे के समान पत्र नहीं लिखते, सबकी शैली अलग होती है और उनकी परिधि भी अलग होती है। दुनिया भर के रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशना उर्दू भाषा का शब्द है, यानी खोजते हुए, यानी एक दूसरे के पते पर पहुंच जाते हैं, ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। भारत शब्द भी संज्ञा शब्द है। अब भारत कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि इससे एक देश का बोध होता है। लिंग पुल्लिंग है। तो भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। डाक भी संज्ञा है। 4.5 करोड़ चिट्ठी भी संज्ञा है, डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं, यह बात इस बात को प्रमाणित करती है कि पत्रों की अहमियत है, रखते हैं। पत्र अभी भी अपनी अहमियत रखते हैं, यानी महत्व रखते हैं। अहमियत शब्द उर्दू भाषा का है, लेकिन ये निकला कहां से है? अहमियत शब्द उर्दू भाषा का जरूर है, लेकिन ये निकला है अहम। अहम यानी मैं, अब मैं महत्वपूर्ण हूं, तो इसी अहम से उर्दू भाषा में जो लिया इन्होंने, वह महत्वपूर्ण के अर्थ में लिया। अहम से बना अहमियत। अब ईयत प्रत्यय इन्होंने लगाया, ये ईयत प्रत्यय लगा करके अहम शब्द को अहमियत बना दिया। ये शब्द पूरी तरह से मूल रूप से संस्कृत का शब्द है और जो अब उर्दू भाषा में प्रयुक्त होता है अहमियत के रूप में, महत्व के रूप में। और एक बात बताऊं,
उर्दू भाषा भी भारत में ही जन्मी है, ये विदेशी भाषा नहीं है। वो हिंदी के समकालीन भारत में जन्मी है। हिंदी आम जनों की भाषा थी और उर्दू राज दरबारों में, नवाबों के घरों में, राजपूतानों दरबारों में, रजवाड़ों में बोली जाती थी। दोनों का एक साथ शुरुआत हुई, लेकिन आज उर्दू को सांप्रदायिक एक संप्रदाय के आधार पर ले लिया हमने और हिंदी को एक उसके लिए, लेकिन हिंदी का ही हिस्सा उर्दू भी है क्योंकि यह भी संस्कृत की बेटी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब पंडित शब्द भी संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? अब ये पंडित जवाहरलाल के लिए प्रयुक्त होगा तो व्यक्तिवाचक होगी, लेकिन जब अलग प्रयुक्त होगा तो जातिवाचक होगी, क्योंकि पंडित शब्द से दुनिया भर के सारे पंडित एक कोटि बन जाएगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन, संचार मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचारों को, वस्तुओं को लाने ले जाने का साधन हरकारे या रनर्स करते थे। फिर तेज घोड़े, उसके बाद घोड़े करने लगे, फिर तेज घोड़े करने लगे, उसके बाद पहिए आए और फिर रेल और तार में भारी बदलाव आया। पहियों के बाद रेल आई और तार आया, तो रेल और तार से दुनिया का पूरा ग्राफ ही बदल गया, पूरा नक्शा बदल गया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का जो सिलसिला शुरू किया, अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया को बदल रहे हैं। तार से ही क्या होता था, कोई भी चीज यहां से टेलीप्रिंटर के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाती थी। 1864 के बाद भारत की जो ब्रिटिश सरकार थी वो टेलीप्रिंटर के माध्यम से रोज की खबर, भारत की रोज की चीजें अपने वहां पर वो भेजते थे इंग्लैंड में भारत सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। तो देखिए, पिछली शताब्दी संज्ञा है और पिछली विशेषण है, ये संख्यावाची विशेषण हुआ। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था, डाक एक पूरा सिस्टम है पत्रों को लाने ले जाने का, इसी को डाक व्यवस्था बोलते हैं। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। कौन कौन से प्रयास हुए देखिए। नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। नंबर 1 क्या सुधार किया गया? स्कूली पाठ्यक्रमों में बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में ही पत्र लेखन शामिल किया गया। नंबर 2, भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। तो नंबर 2 ध्यान दीजिए, विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 2 प्रयास हुए, एक तो इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और दूसरा प्रयास किया विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए पत्र लेखन को प्रतियोगिता के रूप में प्रस्तुत किया और यह सिलसिला 1972 में शुरू हुआ था। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार के साधन में तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आज संचार के बहुत सारे साधन विकसित हो गए हैं, ये तेज दौड़ती सड़कें और तमाम साधन, टेलीफोन, वायरलेस, रडार, मोबाइल, इससे क्या हुआ, शहरों में बहुत प्रभावित हुई है। लेकिन देहाती दुनिया यानी गांव में रहने वाले लोग आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ईमेल, रडार, मोबाइल,
ने चिट्ठियों को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ी है। अब देखिए, व्यापार मूल शब्द है, एक व्यापारिक, व्यापारिक डाक, व्यापार से संबंधित वहां फोन वगैरह की वो प्रमाणिकता नहीं है। इसी प्रकार से सरकारी विभागों में फोन, SMS सब चीजें हैं, लेकिन जो महत्व डाक का है, जो प्रमाणिकता डाक की है, वो और चीजों की नहीं है। इसलिए इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन कुछ गृह कार्य मैं दे रहा हूं। एक तो 10 संज्ञा शब्दों का पद परिचय यही लिख दे रहा हूं। ये लिखा भी है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 3 2 5 आपको और ढूंढने होंगे। 10 संज्ञा शब्दों का परिचय दीजिए। ये इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारना है सभी को, ये सभी उतारने आपको। और इस प्रकार से धीरे धीरे पाठ्यक्रम भी चल रहा है। आप पूरी वीडियो देखेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। और हाँ, अनुकरण वाचन जरूर 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 करें। तब तक के लिए धन्यवाद।